अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने हमारे द्वारा दिए इस नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर स्वीकार किया और मुझे इस प्रस्ताव को रखने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव होने वाले हैं। इन दिनों उनकी गतिविधियां शुरू होती है, प्रक्रिया शुरू होती है, परंतु हिमाचल प्रदेश की सरकार विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बार बार मीडिया में दिए गए बयानों और अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देशों से ऐसा लगता है कि सरकार इन चुनाव को टालना चाहती है। हालांकि चुनाव टालने का कोई कारण नहीं है। शायद अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की संभावित हार को देखकर, क्योंकि अपने इस कार्यकाल में जनहित में कुछ किया नहीं, जनता के लिए काम नहीं हुए, विकास कार्य नहीं हुए, चुनावी वादे तो दूर, चुनावी गारंटियां पूरी नहीं हुई, इसलिए संभावित हार को देखकर ये सरकार चुनाव टालने का प्रयास कर रही है। दुख का विषय ये है कि चुनाव टालने के इन प्रयासों में ये सरकार चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था का भी अपमान कर रही है, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था से भी टकराव ले रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। अध्यक्ष महोदय, आज आपने संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की शपथ दिलाई और हमने वो शपथ भी ली और उस संविधान के अनुसार 5 साल के बाद पंचायती राज संस्थाएं, शहरी निकायों के चुनाव होने हैं। परंतु सरकार ऐसा ना करके संविधान की मर्यादाओं का भी हनन कर रही है। जिस संविधान की हम शपथ लेते हैं और जिस संविधान की कॉपी लेकर इनके राष्ट्रीय नेता यात्राएं करते हैं, संविधान रक्षा की बात करते हैं, ये सरकार उसी संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। ये मैं आरोप इस सदन के अंदर लगाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, अगर आप इन संस्थाओं की समय सारणी की बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं का समय 31 जनवरी 2026 को पूरा होगा। शहरी निकाय जो हैं 18 जनवरी को 2026 को कार्यकाल पूरा होगा। परंतु ये जो कार्यकाल पूरा होना है, इससे पहले पंचायती राज संस्थाएं और शहरी निकाय का गठन हमें करना है। परंतु उसको गठन करने के लिए जो समय अवधि लगनी है वो लगभग 180 दिन के लगभग का समय चाहिए और आज 26 नवंबर है। आप उसमें कटौती भी करेंगे, 150 दिन भी लगेंगे, तब भी समय पर चुनाव पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए सरकार ना तो ये कह रही है चुनाव कराएंगे नहीं, कब कराएंगे, और ना चुनावी प्रक्रिया को शुरू करने की चुनाव आयोग के प्रयासों का साथ दे रही है। इसलिए सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा होना स्वाभाविक है। आज प्रदेश की जनता में असमंजस है। बहुत से लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो तैयारी करके बैठे हैं, वो असमंजस में हैं। जो सिटिंग प्रधान, सिटिंग जिला परिषद बीडीसी सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उनको पता नहीं उनका कार्यकाल कब तक है नहीं है। ये असमंजस की स्थिति आज प्रदेश के अंदर इस सरकार की इस सारी कार्यप्रणाली के कारण आई हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह से इस सरकार ने चुनाव टालने के लिए अलग अलग समय में
चुनाव आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की अवहेलना की, उन दिशा निर्देशों को मानने से अधिकारियों को रोका। एक तरह से संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के साथ सरकार और प्रशासन ने टकराव ले लिया, जिसके लिए ये सरकार दोषी है। मैं अगर उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा तो अगर हम शहरी निकाय चुनाव की बात करेंगे तो उसके लिए चुनाव आयोग ने 24 मई 2025 को अधिसूचना जारी करके चुनावी प्रक्रिया शुरू की। 2 जून को उन्होंने पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट प्रपोजल फॉर डिमिलिटेशन ऑफ वार्ड्स, फिर 9 जून से सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन एंड सुजेशन बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द म्यूनिसिपल एरिया, 16 जून को डिस्पोजल ऑफ ऑब्जेक्शन एंड सुजेशन बाय द डिप्टी कमिश्नर्स, और उसके लिए 7 दिन फाइलिंग ऑफ अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ डिप्टी कमिश्नर्स, फिर विद इन 5 डेज फाइलिंग ऑफ अपील्स। 1 जुलाई से पहले फाइनल डिलिमिटेशन ऑर्डर ऑफ जो है वार्ड्स के वो डिप्टी कमिश्नर ने करने थे, और 11 जुलाई डेट फिक्स हुई कि सभी डिप्टी कमिश्नर जो ये वार्ड हो जाएंगे तब तक उनकी रिजर्वेशन करेंगे। और उसके बाद 15 जुलाई को चुनाव आयोग को उन वार्ड्स की रिजर्वेशन की फाइनल सूचना अधिसूचना चुनाव आयोग को देंगे। अब अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं, आप सुनकर हैरान भी होंगे कि जब बाकी काम होने के बाद 11 जुलाई को डिप्टी कमिश्नर्स ने बैठकें बुलाई, हर जो संस्था थी शहरी निकाय की, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, चाहे नगर परिषद नगर पंचायत है, और वहाँ पर उनके जो वार्ड रिजर्वेशन का प्रोसेस शुरू किया तो अचानक सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट शहरी विकास निगम के सचिव द्वारा पत्र चला जाता है, पोस्टपोनमेंट ऑफ रिजर्वेशन रोस्टर। चुनाव आयोग कह रहा है 11 जुलाई को आप वार्ड्स का रिजर्वेशन रोस्टर फाइनल करिए। 11 जुलाई को बैठकें होनी निर्धारित हो गई और वहाँ पर पत्र पहुँच जाता है कि भाई आप ये रिजर्वेशन जो प्रोसेस है इसको रोक दीजिए। और जो सचिव हैं और शहरी विकास के, वो उसकी सूचना चुनाव आयोग को देते हैं। ये संवैधानिक संकट है। क्या शहरी विकास विभाग के सचिव चुनाव आयोग को पत्र लिख सकते हैं? क्या उनको निर्देश दे सकते हैं कि आप रिजर्वेशन का प्रोसेस, जिसकी प्रक्रिया एक लिखित आदेश के अनुसार शुरू हुई है 24 मई से, उसको रोक दिया जाए? और ऐसा हुआ मान्यवर। उसके बाद चुनाव आयोग ने उसका नोटिस लिया और उसके बाद कहा चुनाव प्रक्रिया शुरू है, इसको रोका नहीं जा सकता। उन्होंने फिर डिप्टी कमिश्नर को लिखा कि आप नई तिथि पे रोस्टर जो है जो रिजर्वेशन का है उसको फाइनल करिए। परंतु उसके बाद फिर 22 जुलाई को फिर जो है चिट्ठी सेक्रेटरी जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट के हैं उनकी फिर चिट्ठी चली गई। 22 जुलाई को फिर रोक दिया गया। इस तरह से उस प्रोसेस को रोकने का काम किया। और उसके बाद कैबिनेट में डिसीजन ले लिया कि भाई ये वार्ड्स की रिजर्वेशन तब तक नहीं होगी जब तक अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वर्ग को भी इन वार्ड्स में रिजर्वेशन ना मिले, क्योंकि इससे पहले शहरी निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं है। अब 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में जातिगत आधार पर जनगणना हुई नहीं है। इसलिए सरकार ने कहा, चुनाव आयोग ने कहा कि हमारे पास जो एक्ट कहता है वो एक्ट कहता है कि लेटेस्ट जो जनगणना के आंकड़े हैं उसके अनुसार आप रिजर्वेशन करिए। तो जब जातिगत आधार पर जनगणना के आंकड़े नहीं है तो ओबीसी की रिजर्वेशन कैसे होगी? तो सरकार ने उसके बावजूद कहा जनगणना होने दीजिए, और वो मामला अभी तक लटका है। ना शहरी निकाय
जो संस्थाएं हैं उनके वार्डों की रिजर्वेशन हुई, ना ओबीसी की हुई। मैं पूछना ये चाहता हूँ, ये बहानेबाजी क्यों हो रही? पंचायतों में भी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है। 2011 की जनगणना में तो तब उसके लिए भी वही है, वहां भी जातिगत आधारित जनगणना नहीं हुई। वो भी कोई पुराने शायद 90-91 के आंकड़े, उसके आधार पर रिजर्वेशन करते हैं। तो आप शहरी निकायों के लिए ये एक ओबीसी रिजर्वेशन का बहाना ढूंढकर उन चुनाव को टालने का एक प्रयास इन्होंने किया। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो दिसंबर 2024 में नई शहरी निकाय संस्थाएं गठित की, नगर परिषद, नगर पंचायत, उनके चुनाव एक्ट के अनुसार 6 महीने के अंदर होने थे और जून 2025 में वो चुनाव होने थे। परंतु इन्होंने कैबिनेट में ऑर्डिनेंस लाए, उस एक्ट में 6 महीने की बजाय 2 साल किया, ऑर्डिनेंस पास किया। बाद में हमारे मानसून सेशन में अमेंडमेंट बिल विधानसभा में ले आए और जो नवगठित संस्थाएं थी उसके चुनाव भी 2 साल के लिए टाल दिए और जो पुरानी शहरी निकाय संस्थाएं थी उनके चुनाव तो निश्चित काल के लिए टल गए। अब पता नहीं कब तक ओबीसी की जनगणना होगी, कौन करेगा, कब होगी, कब आरक्षण होगा, कोई उसकी जानकारी ना चुनाव आयोग के पास है, ना शहरी विकास निगम के पास है। इस तरह धज्जियां जो संविधान की है सरकार ने उड़ाई है। उसके बाद अगर पंचायती राज संस्थाओं की बात करें तो उसके लिए भी सरकार ने जो है 1 अक्टूबर 2025 को अधिसूचना जारी की। अध्यक्ष महोदय, 1 अक्टूबर 2025 को चुनाव आयोग ने कहा कि 6 अक्टूबर को इलेक्टोरल रोल्स का ड्राफ्ट जो है वो पब्लिश किया जाए। 8 अक्टूबर को पीरियड फॉर लॉजिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन, 8 से 17 अक्टूबर। पीरियड फॉर डिसाइडिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस बाय द रिवाइजिंग अथॉरिटी, उसके लिए 10 दिन दिए। ये 27 अक्टूबर तक ये जो काम पूरा होना था। उसके बाद आगे अपील के लिए 3 नवंबर तक का समय था और उसके बाद एपीलेट अथॉरिटीज़ के पास अपील डिसाइड करने के लिए 10 नवंबर की डेट थी और फाइनल पब्लिकेशन ऑफ वोटर लिस्ट 13 नवंबर डेट थी। अध्यक्ष महोदय, चुनाव आयोग द्वारा 13 नवंबर को वोटर लिस्ट प्रकाशित करने के लिए सभी जिलाधीश, सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए थे। परंतु होता क्या है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है और सरकार की तरफ से सभी उपायुक्तों को कहा जाता है ये वोटर लिस्टें पब्लिश नहीं करनी है। चुनाव आयोग के लिखित आदेशों की अवहेलना करने के लिए उपायुक्तों को डायरेक्शन कौन दे रहे हैं? तो सरकार के मुखिया दे रहे हैं और वो प्रकाशन हुआ नहीं, वोटर लिस्टें प्रकाशित हुई नहीं। उन्होंने सामान उठाने को कहा, सामान नहीं उठाया। अभी 24 नवंबर से उन्होंने कहा आपके बैलेट पेपर और वो सारा छपा है उसको उठाओ, उसको अधिकारी नहीं उठा रहे। कुल मिलाकर चुनाव आयोग के साथ टकराव इस सरकार ने लिया है और जब कैबिनेट आती है तो कहते हैं हम रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे। अब अध्यक्ष महोदय, रीऑर्गेनाइजेशन का पंचायती राज एक्ट में प्रावधान है कि वो 2024 से रीऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस शुरू होना है और 2024 से ही अनिरुद्ध जी बैठे हैं, इन्होंने नीचे सूचना भी भेजी और पंचायतों से रीऑर्गेनाइजेशन के प्रस्ताव भी आए। नई पंचायतें गठित करने के लिए भी प्रस्ताव आए और पंचायतों के गांव इधर से उधर करने, वार्ड कम ज़्यादा करने, जिला परिषद, वार्ड, पंचायत समिति, सबकी रीऑर्गेनाइजेशन के प्रस्ताव जो पत्र पंचायती राज विभाग ने भेजा उसके अनुसार पंचायतों ने दिए और पंचायती राज मंत्री जी ने कुछ उसमें जो बदलाव था, जिला परिषद वार्डों के कुछ पंचायतें इधर से उधर करनी, कुछ पंचायतों में गांव इधर से उधर करने, वो सब किया
और नई पंचायतों को गठित करने से मना कर दिया। परंतु उसके बाद जब ये पुनर्गठन का प्रोसेस पूरा हो गया, नई पंचायतें गठित करने के लिए आपने मना कर दिया और बाकी पुनर्गठन आपने कर दिया, और जब मतदाता सूचियां प्रकाशित होने का समय आया तो फिर आप कैबिनेट में ले आए कि जी पुनर्गठन करेंगे, फिर आप उसका पुनर्गठन कर रहे हैं। और पुनर्गठन करने के बाद चुनाव आयोग ने आपको रोक दिया, एक तरह से आचार संहिता का एक एक्ट लगा दिया कि भाई अब रीऑर्गेनाइजेशन को आप रोक दीजिए, क्योंकि हमें मतदाता सूचियां बार बार अमेंड करनी पड़ रही हैं, तो समय हो गया है, चुनाव अगर समय पर करने हैं तो अब आप जो पुनर्गठन है इस प्रोसेस को बंद करिए। चुनाव आयोग ने बेकायदा नोटिफिकेशन करके एक तरह से आचार संहिता का एक एक्ट लागू किया। हालांकि उस दिन असमंजस तो पहला आचार संहिता लग गई, पता नहीं चुनाव ही घोषित हो जाएंगे, परंतु ये क्लियर हुआ कि जो पंचायतों की सीमाएं, जो संस्थाओं की सीमाएं हैं वही रहेंगी, उसमें कोई बदलाव नहीं। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद परसों फिर कैबिनेट हुई 24 तारीख को, फिर आपने रीऑर्गेनाइजेशन की बात कर दी। आप चुनाव आयोग को इतने हल्के में ले रहे हैं, आप एक संवैधानिक संस्था का इतना अपमान कर रहे हैं, उसके द्वारा चुनावी प्रक्रिया को आप नहीं मानते, उसके द्वारा आपने जो करना उसका। मुख्यमंत्री जी, वैसे तो आप अगर बोलना चाहें आप खड़ के बोल सकते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, परंतु जो आप कहना चाह रहे हैं उसके लिए समय था, रीऑर्गेनाइजेशन के लिए समय था, 2024 की नोटिफिकेशन है, उसके आधार पर प्रस्ताव भी आए, अमेंडमेंट्स हुई भी, और आपने नई पंचायतों के गठन को रोक दिया और रीऑर्गेनाइजेशन आपने कर दी। ये तो टालने के लिए दोबारा ले आए आप, और अब एक बार फिर आपने चुनाव आयोग द्वारा रोकने के बावजूद फिर आपने ये रीऑर्गेनाइजेशन कर दी। अब ये रीऑर्गेनाइजेशन कब तक चलेगी? अब रीऑर्गेनाइजेशन पूरी नहीं होगी तो वोटर लिस्टें कैसे बनेंगी, वोटर लिस्टें कैसे प्रकाशित होंगी? आपकी ये जो 150 दिन का कार्यकाल है, ये कब पूरा होगा? आप बताएं जनता को, आप क्लियर करें कब आप चुनाव चाहते हैं नहीं चाहते, क्यों चाहते? आप ये बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, हैरानी होती है, रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रही है हम भी जान रहे हैं। आपके लोग आते हैं, जो पहले रोस्टर बन रहा था मेरी पंचायत रिजर्व हो रही है जी, फलाना गांव कटी दो तो मेरी पंचायत जर्नल हो जाएगी, और उसके कहने पर गांव कट रहा है। मेरी जिला परिषद वार्ड ओपन हो रहा है, इसके लिए ये पंचायत बाहर कर दो, वैसे हो रही है। ये कोई रीऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है क्या? क्या डिलिमिटेशन के लिए, पुनर्गठन के लिए कोई आयोग नहीं बनाना चाहिए? निष्पक्षता से ये काम नहीं होना चाहिए? आज हालात क्या है, एक पंचायत 600 वोटों पर है, साथ की पंचायत 2500 वोटों पर है, और 2500 वोटों वाला प्रधान भी नहीं चाह रहा उसकी पंचायत टूटे, 600 वाला तो कर ही कुछ नहीं सकता। आप अगर रीऑर्गेनाइजेशन भी कर रहे हैं तो कुछ तो उसके नियम कानून बनाओ, कुछ तो कहो कि इतनी कम से कम एवरेज पॉपुलेशन पंचायतों की होगी, इस आधार पर उसका रीऑर्गेनाइजेशन होगा। अगर लोगों के और आप, मैं कहना संकोच नहीं करूंगा, आप सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं के कहने पर रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो ये संविधान के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, और मेरा आरोप है आप ऐसा करके संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। फिर अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी भी एक और बयान देते हैं कि जी प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लगा है, और डिजास्टर एक्ट लगा है इसलिए जब तक डिजास्टर एक्ट है तब तक ये चुनाव नहीं हो सकते। अब डिजास्टर एक्ट आप 2 साल ना हटाओ तो 2 साल चुनाव ही नहीं होंगे। स्कूल आपके खुले हैं, आंगनवाड़ी आपके खुले हैं, स्कूल में प्री नर्सरी में बच्चे आपके आ रहे हैं, तो स्कूल ही तो पोलिंग बूथ होंगे, स्कूल ही तो मतदान केंद्र होंगे। तो जब बच्चे आ सकते हैं पढ़ने के लिए तो उनके अभिभावक वोट डालने नहीं आ सकते क्या? बहाना भी ढूंढना तो ढंगता ढूंढो, आप तो हास्य के पात्र बन रहे हैं।
आपदा के हैरानी होती है अध्यक्ष महोदय, आपदा के नाम पर चुनाव रोक रहे हैं, सड़कें ठीक नहीं, इसका मतलब आप अपनी असफलता मान रहे हैं कि बरसात के 3 महीने बाद भी आपकी सड़कें दुरुस्त नहीं है, आप मानो, एक्सेप्ट कर रहे हैं। परंतु लोग तब भी वोट डालते थे जब गांव में सड़कें नहीं थी। लोग 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर आकर भी वोट डालते थे, बर्फ में आकर भी वोट डालते थे, पैदल चलकर वोट डालते थे। इसलिए ये बहाने लाकर लोगों के जो है मौलिक अधिकार, लोगों का जो है संवैधानिक अधिकार है, उसको आप छीनने का प्रयास ना करिए। एक और अध्यक्ष महोदय मजाक का विषय है, आपदा के नाम पर चुनाव टाले जा रहे हैं। आपदा सबसे ज्यादा किस जिले में हुई? किस जिले में हुई? हाँ जी, मंडी में हुई, सबसे ज्यादा मंडी में हुई। और आप 3 साल का जश्न कहाँ मना रहे हैं? मंडी में मना रहे हैं। इसका मतलब आपदा खत्म है। फिर सर, वैसे तो आपदा के विषय में भी मैं बोल सकता था, पर रहा नहीं जा रहा। आपदा को कितना गंभीरता से सरकार ले रही है। एक बैठक होती है मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कि जश्न का कार्यक्रम मंडी के पड्डल मैदान में होगा, सरकारी होगा, सरकारी अधिकारियों की ड्यूटियां लगती हैं, और सरकारी अधिकारियों की ड्यूटी लगाते लगाते ये प्रोसीडिंग जो निकली हैं ये बड़ी लंबी है, मैं सारा पढ़ना नहीं चाहता। क्लियर है कि सरकारी खर्चे पर होगी, सरकारी बसों में आएंगे, सरकार के अधिकारी कर्मचारी लोगों को लेकर आएंगे, सब क्लियर है, इसमें कोई छुपा नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। दूसरों पर आरोप क्या थे? आज आर्थिक संकट है, हमारी विधायक निधि रोक ली है, ऐच्छिक निधि आ नहीं रही, ट्रेजरी बंद है, लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, समय पर वेतन नहीं मिल रहा, और आप जश्न पर अरबों रुपए सरकार के खजाने से खर्च कर रहे हैं। ये हमारा ऑब्जेक्शन है। और दूसरा, इस प्रोसीडिंग का सिर्फ 5वां पॉइंट अगर पढ़ेंगे, इस बीच में पढ़ रहा हूं, पूरा पढ़ूं तो चलो पूरा पढ़ देता हूं। 5वां पॉइंट, all the beneficiaries who have availed the benefits of the government schemes will be invited in the event. This will be decided by the High Power Committee in the consultation with the concerned Deputy Commissioner. Besides this, all the social activities Padam Shri Award winners extra also be invited. ठीक है, it would be responsibility of the concerned department to facilitate their transportation to event. The number of beneficiaries to be honored by the estimated in advance, and all the Deputy Commissioner to ensure to keep number of within manageable limits. The transportation facility will be provided by arranging HRTC buses. हमारे रूट बंद हो रहे हैं, HRTC घाटे में है, इधर हालत। अगला पॉइंट, in each bus nodal officer will be deployed. Food packets and drinking water will be provided to the beneficiaries in the buses itself or at the venue before start of the function. अगली लाइन नोटिस करिए सर, expenses on the food packets, water bottles will be borne by the revenue department from disaster management. ये है आपदा की हालत। जो केंद्र से आपदा राहत का पैसा आया है, SDRF का आया है, NDRF का आया, PDN का आया है, वो ना तो प्रभावितों को प्रॉपर मिल रहा है, ना विकास के कामों पर खर्च हो रहा है। जश्न मनाने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको खाना और पानी पिलाने के लिए खर्च हो रहा है। ये आरोप है अध्यक्ष महोदय कि ये सरकार उस आपदा के नाम पर संवैधानिक धज्जियां उड़ाते हुए, लोकतंत्र मर्यादाओं को ठेस पहुंचाते हुए चुनाव रोक रही है, जो आपदा के साथ ऐसा भद्दा मजाक कर रही है। ये हालत सरकार की। तो ऐसे हालात में अध्यक्ष महोदय कोई कारण नहीं बनता चुनाव रोकने का। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार हमारी नहीं तो अपने नेताओं की इज्जत करे।
आपके राष्ट्रीय नेता कई दिन कई महीने संविधान की किताब हाथ में पकड़कर चलते रहे, पढ़ी नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता, संविधान की रक्षा की बातें करते रहे, उसके लिए यात्राएं करते रहे, आंदोलन करते रहे। फायदा मिला नहीं मिला वो बिहार में पता लग गया, बिहार में ही निकाली थी यात्रा, वहां क्या जनता ने हासिल किया वो सब जानते हैं। परंतु आप तो, जनता तो उनको गंभीरता से नहीं लेती, वो बिहार की जनता ने बता दिया, पर आप तो उनको गंभीरता से लो। आप जिस संविधान की वो बात कर रहे हैं उस संविधान की आप तो रक्षा करो, उस संविधान के अनुसार तय नियमों के तहत आप तो चुनाव कराओ, आप तो चुनाव प्रक्रिया शुरू करने दो, आप तो चुनावी संस्था, संवैधानिक संस्था को काम करने दो। अध्यक्ष महोदय, हालात ये है कि चुनाव आयोग को अपनी फरियाद लेकर महामहिम राज्यपाल महोदय के पास जाना पड़ा। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? और उस पर भी मजाक उड़ाया जा रहा है। महामहिम के पास कई जाते हैं औपचारिकताएं निभाने। यार, एक चुनाव आयुक्त गए हैं, जब उनके साथ इतना कुछ घट गया, संस्था का इतना अपमान हो गया, उसके बाद वो गए हैं, आप तब तो जाग जाओ। आपने उसके बाद भी कैबिनेट में पुनर्गठन का फिर निर्णय ले लिया। इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये जो पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनाव को सरकार को टालने का प्रयास है, इसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। हम चाहते हैं ये चुनाव समय पर हो और दूसरा, संवैधानिक संस्थाओं का सरकार सम्मान करे। इस तरह अपमान करना, टकराव करना, ये ना प्रदेश हित में ना लोकतंत्र के हित में, ये एक तानाशाही कल्चर की ओर बढ़ावा है। इससे सरकार बचे, यही निवेदन करते हुए अध्यक्ष महोदय आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।